हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आर के नारायण की जो फिक्शन है मालगुडी डेज, उसमें जो 32 शॉर्ट स्टोरीज है उसमें से पहली वाली एन एस्ट्रोलॉजर्स डे वो हम देख चुके हैं, पूरा उसका हिंदी ट्रांसलेशन कर चुके हैं। आज हम मालगुडी डेज की जो सेकंड शॉर्ट स्टोरी है अ मिसिंग मेल उसको देखने वाले हैं, यानी कि एक रुकी हुई चिट्ठी। इसके बारे में हम आज पूरा हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाली यानी कि शॉर्ट स्टोरी नंबर 1 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जल्दी जाकर देखें। आज हम शुरू करने वाले हैं मालगुडी डेज की सेकंड शॉर्ट स्टोरी। इसमें एक डाकिया रहता है जिसका नाम है थानप्पा। तो डाकिया थानप्पा विनायक मुदाली स्ट्रीट और उसकी 4 गलियों में चिट्ठियां बांटने का काम करता था। विनायक मुदाली स्ट्रीट और उसकी 4 गलियों में, ठीक है। लेकिन इतने काम में उसे 6 घंटे लगते थे और उसके बाद मार्केट रोड पर जो मुख्य डाकखाना स्थित था वहां पर हिसाब देने के लिए वापस लौट जाता था। वह जिस किसी को डाक वगैरह बांटता उन सबके साथ घुल मिलकर बातचीत करता था। कबीर स्ट्रीट के 13 नंबर मकान में जो आदमी रहता था वह अक्सर आधे रास्ते तक आकर पूछता कि क्या मेरी कोई चिट्ठी है। थानप्पा उसे देखता, वह तब से देखता आ रहा था जब वो युवक था, यानी कि अब वो आदमी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो जब से युवक था ना तब से वो थानप्पा से पूछता रहता था क्या कोई मेरी चिट्ठी आई है। और घर के बाहर सड़क के किनारे बनी पटरी पर अब भी जब उसके बाल सफेद हो गए, वर्ग पहेली भरकर भेजने से मिलने वाले पुरस्कार की प्रतीक्षा में आज भी उसका इंतजार करता रहता। यानी कि जो अखबार में एक पहेली आती है उसको भरकर उसको भरता और फिर इंतजार करता कि उसके लिए उसका कोई पुरस्कार मिलेगा। फिर थानापा से कहता अभी इनाम नहीं आया, लेकिन निराश मत होना, कभी न कभी जरूर आएगा। थानप्पा किसी दूसरे से कहता इस बार तुम्हारा पैसा आने में देरी हो रही लगती है। किसी से कहता कि हैदराबाद से तुम्हारे बेटे की चिट्ठी मैडम जी फिर आई है। किसी से कहता कि अब उसके कितने बच्चे हैं। किसी से कहता कि मुझे नहीं पता था कि तुमने मद्रास में इस जॉब के लिए अर्जी भेजी है, बता देते तो अच्छा होता। खैर मैं तुम्हारा नियुक्ति पत्र लाऊंगा, तब तुमसे नारियल की खीर जरूर खाऊंगा। इस तरह वो बातें करता धीरे धीरे आगे बढ़ता, कहीं कहीं आधा घंटा भी ठहरता। खास तौर पर जब किसी का मनी ऑर्डर आता तो उसके पास जमकर बैठ जाता और ये रुपया किस काम में खर्च किया जाएगा ये सब जाने बिना न उठता। मौसम ज़्यादा गर्म होता तो किसी के यहाँ छाछ गिलास कप पीने रुक जाता, आराम से खा पी कर उठता। मोहल्ले के सब लोग उसे चाहते थे क्योंकि वह सबकी आशाओं आकांक्षाओं और क्रियाकलापों का भागीदार बन चुका था। क्योंकि पुराने टाइम में केवल डाक ही आता था, तो सारी नॉलेज जानकारियाँ उसी से मिलती थी। इन सब संबंधों में वो सबसे ज्यादा घनिष्ठ था 10 नंबर वाले विनायक मुदल स्ट्रीट के रामानुजन के साथ। और ये जो रामानुजन थे ये रेवेन्यू डिवीजन ऑफिस में क्लर्क थे और एक पीढ़ी से था नप्पा इस पत्ते पर चिट्ठियां पहुंचाता रहा, यानी कि वो एक पीढ़ी से वहीं रहते थे। बहुत साल पहले रामानुजन से उनका परिचय हुआ था। यानी कि रामानुजन का परिचय कब हुआ था ये बताते हैं कि जब उनकी पत्नी गांव गई हुई थी तो रामानुजन के लिए उसका पत्र आया था। यानी कि उनकी पत्नी का थानप्पा ने मोहर लगाते वक्त ये कार्ड देखा था और बांटने के लिए रवाना होते समय सबसे पहले इसी पते पर पहुंचा, यानी रामानुजन के घर पहुंचा। जबकि इससे पहले करीब 150 खत उसने बांटने थे, लेकिन वो सबसे पहले रामानुजन के घर पे आता है। वह सीधा रामानुजन के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाकर जोर से आवाज लगाई, पोस्टमैन पोस्टमैन। रामानुजन ने फिर दरवाजा खोला तो डाकिया थानप्पा बोला चिट्ठी में बाद में दूंगा, पहले मिठाई खिलाइए, आप पिता बन गए हैं। सालों की प्रार्थना पूजा के बाद लड़की हुई है, लड़की कामाक्षी। ये लड़की का नाम है कामाक्षी। कामाक्षी कितना सुंदर नाम है, ये डाकिया कहता है कि कामाक्षी कितना सुंदर नाम है। अब ये उसने बात बताई है कि ये तब की बात है जब रामानुजन को वो जानने लगा था। अब काफ़ी वर्ष बीत गए हैं। जो लड़की हुई थी कामाक्षी वो भी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो वर्षों बाद लंबी शर्मीली एक लड़की कामाक्षी से वह कह रहा था डाकिया अभी भी वही है थानप्पा, जब लड़की पैदा हुई तब से वो डाक बांटते आ रहा है और अभी तक भी डाक बांट रहा है जब लड़की बड़ी हो गई है। तो उस लड़की से कहता है डाकिया बेटी अपनी फोटो तैयार रखना, शर्माओ मत, तुम्हारे बाबा की चिट्ठी आई है, तुम्हारा फोटो मांगा है। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी होगी क्योंकि अब वो क्योंकि कहते हुए रुक जाता है, क्योंकि वो मतलब समझ गए कि बाबा ने तुम्हारा फोटो क्यों मांगा है, क्योंकि अब बड़ी हो गई है तो शादी के लिए। फिर रामानुजन को चिट्ठी पकड़ाते हुए डाकिया कहता है कि अब आपके पिताजी अक्सर चिट्ठियां लिखते हैं, ठीक है ना। और तब तक वह वहीं रुका रहा डाकिया जब तक चिट्ठी का पूरा मजमून नहीं जान लिया, मतलब
चिट्ठी में क्या था ये नहीं जान लिया, तब तक वहीं रुका रहा। चिट्ठी पढ़कर रामानुजन कुछ परेशान नजर आए। डाकिया पूछने लगा, खबर तो अच्छी है ना? फिर बरामदे में लगी खंबे का सहारा लेकर खड़ा हो गया। रामानुजन खंबे का सहारा लेकर खड़ा हो गया। फिर थानप्पा ने थैला नीचे रख दिया। रामानुजन कहने लगे, मेरे ससुर जी सोचते हैं कि बेटी के लिए दूल्हे की तलाश में मैं पीछे पड़ रहा हूँ। पीछे पड़ रहा हूँ मतलब कि पीछे हट रहा हूँ। उन्होंने खुद एक दो जगह कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए। वे सोचते हैं कि मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। ये रामानुजन कहता है डाकिये से। फिर डाकिया कहता है कि बुजुर्ग लोग जरा ज़्यादा ही चिंता करते हैं। फिर इस पर रामानुजन ने बताया, बात यह है कि उन्होंने लड़की की शादी के लिए 5,000 रुपये रखे हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द पति ढूंढ लिया जाए, लेकिन पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। फिर डाकिया हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ आप ठीक कहते हैं, जब तक वक्त नहीं आता कुछ नहीं किया जा सकता। फिर महीनों तक डाकिया चिट्ठियाँ पहुँचाता रहा, खबर का इंतजार करता रहा। वही पुरानी खबरें, तानप्पा कुंडलियाँ नहीं पा रही है। मतलब कि रामानुजन हर बार ये जवाब देता डाकिया को, वही पुरानी खबरें, कुंडलियाँ नहीं मिल रही है, उनकी मांग बहुत ज़्यादा है, उन्हें लड़की पसंद नहीं आ रही है। फिर थानापा कहता है, पसंद नहीं? थानापा गुस्से में कहता है फिर, पसंद नहीं? अरे लड़की तो राजकुमारी लगती है, मुझे तो ये लोग अंधे लगते हैं। ऐसा थानापा कहता है गुस्से में। फिर रामानुजन कहता है कि शादी के दिन खत्म हो जाएंगे, 3 ही मुहूर्त बचे हैं, आखिरी मुहूर्त 20 मई का है। लड़की बहुत जल्दी 17 बरस की हो जाएगी। बाबा की चिट्ठियाँ तीखी होती जा रही है। मतलब अब वो भी थोड़े गुस्से में चिट्ठियाँ लिखते हैं। रामानुजन ने सब कोशिशें कर ली थी और सभी में निराशा हाथ लगी थी। वह असहाय लग रहे थे, मतलब कि अब उन्हें कम सहारा लग रहा था। फिर थानप्पा थानप्पा से वो कहते हैं कि थानप्पा मेरे लिए कहीं भी कोई दामाद नहीं है। फिर वो डाकिया धीरज बांधते हुए कहता है, ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए, ईश्वर अब कुछ जरूर करेगा। फिर कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, वो डाकिया था ना थानप्पा, वो कहने लगा, एक लड़का है दिल्ली में, 2,000 रुपये कमाता है, टेपिल स्टेट के माकुंदा की उस पर नज़र थी। यानी कि टेपिल स्टेट के माकुंदा ये कोई दूसरी लड़की वाले हैं जिनकी नज़र उस लड़के पर थी। माकुंदा और आपकी जाति भी शायद एक ही है। ये सब डाकिया कहता है थानप्पा। उसके बाद रामानुजन कहता है कि हाँ। फिर डाकिया कहता है, वे कई महीने से बात चला रहे हैं, 100 के करीब चिट्ठियाँ आ गई होगी, लेकिन मुझे निश्चित पता है कि बात टूट चुकी है। कुछ पैसे पर मामला अटक गया है। उन्होंने पोस्ट कार्ड पर अपनी आखिरी मांग रख दी, जिससे लोग बहुत गुस्साए हैं। ये पोस्ट कार्ड ही अपमान के हथियार बन गए हैं। अब तो बहुत सी जरूरी बातें भी पिक्चर पोस्ट कार्डों पर लिखकर भेज दी जाती है। 2 साल पहले जब राजप्पा अमेरिका गया था, तब वह अपने बेटों को हर हफ्ते पिक्चर पोस्ट कार्डों पर ही चिट्ठियां भेजता रहता था। ये थानप्पा बताता है। ये राजप्पा एक न्यू कैरेक्टर है जिसके बारे में आपको आगे जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद थानप्पा कहने लगा कि मैं माकुंदा से लड़की की कुंडली मांग लाऊंगा, देखते हैं। फिर दूसरे दिन वो कुंडली लेकर आ भी गया डाकिया, और बोला, लड़की के माँ बाप भी दिल्ली ही हैं। लड़की के माँ बाप, आप तुरंत लिख दीजिए, अब वक्त बेकार करना ठीक नहीं है। फिर रामानुजन के परिवार में आशा की एक नई किरण चमक उठी। थानप्पा कहता है, मुझे अभी 100 चिट्ठियाँ बांटती हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि वो जो थानप्पा कुंडली लेकर आ जाता है, उसके बाद वो कहता है कि आप चिट्ठी लिख दीजिए लड़की के माँ बाप को। तो लड़के के माँ बाप को वो चिट्ठियाँ लिख देते हैं रामानुजन, और वापस से उनका जवाब भी आ जाता है। तो ये उनका जो जवाब आता है उसके बाद की बात है कि थानप्पा कहता है, मुझे अभी 100 चिट्ठियाँ बांटनी हैं, लेकिन इस पर दिल्ली की मोहर देखकर मैं पहले यहीं चला आया। खोलिए और बताइए क्या लिखा है। वह उत्सुकता से काँप रहा था। कितनी जल्दी जवाब दिया है, तो उन्हें फ़ोटो पसंद आ गया। मतलब खुद ही कहता है वो कि कितना जल्दी जवाब दे दिया लड़के वालों ने, उन्हें फ़ोटो पसंद आ गया। फिर खुद ही कहता है कि किसे नहीं आएगा। एक दिन वह कहने लगा, रोज़ एक खत आ रहा है, सोचता हूँ कामाक्षी की शादी होने तक छुट्टी ले लूँ। ये डाकिया कहता है कि कामाक्षी की शादी होने तक छुट्टी ले लूँ। फिर रामानुजन कहता है कि तुम तो यूँ कह रहे हो मानो शादी कल ही होनी है, अभी पता नहीं कितनी मुश्किलें आएगी। फ़ोटो पसंद आना हुई तो सब कुछ नहीं होता, कि फ़ोटो पसंद आना ही तो सब कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पे क्या है कि जो रामानुजन के परिवार के लोग एक गंभीर समस्या से उलझ रहे थे। रामानुजन लड़की को लेकर क्या मद्रास जाए, जहाँ लड़के के माँ बाप 2 दिन 1 दिन के लिए आ जाएंगे, इस बात पर ज़बरदस्त मतभेद था उनके बीच में। रामानुजन, उसकी माँ और पत्नी किसी के इस पर निश्चित विचार नहीं थे, लेकिन सभी एक दूसरे का
ज़बरदस्त विरोध कर रहे थे। यानी कि उनमें कन्फ्यूजन था कि भाई लड़की को लेकर मद्रास चले जाएं, जहाँ पर लड़की के माँ बाप भी आ जाएंगे तो उनसे मिल लेंगे वहाँ पर फेस टू फेस, ऐसा उन पर चलता रहता है। फिर रामानुजन की पत्नी जोर देकर कहती है, अगर हम लड़की को इस तरह दिखाते फिरेंगे तो शहर के सब लोग हम पर हंसेंगे। फिर पति चिल्ला कर कहता है, यानी रामानुजन चिल्ला कर कहता है कैसा अजीब ख्याल है, अगर हम इन पुराने ख्यालों पर डटे रहेंगे तो ज़िंदगी भर दामाद की सूरत देखने को नहीं मिलेगी, ज़रूरत पड़े तो हमें लड़की को दिल्ली ले जाकर भी दिखा देनी चाहिए। फिर पत्नी ने चिढ़ कर जवाब दिया, ठीक है जो तुम्हारी मर्जी हो वो करो, फिर मुझसे राय लेने की ज़रूरत ही क्या है। गुस्से की गर्मा गर्मी में कोई फैसला होता नजर नहीं आ रहा था। शाम को डाकिया सब काम निपटा कर यहाँ आ जाता है और सोच विचार में शामिल होता है। वह बोला, छोटा मुंह बड़ी बात, मैं आपके लिए तीसरा आदमी हूँ, लेकिन मेरा कहना यही है कि फ़ौरन गाड़ी पकड़कर मद्रास चले जाइए। जो बात साल भर की चिट्ठी पट्टी से नहीं बनती वह सामने बैठकर घंटे भर में तय हो जाती है। फिर थानप्पा की बात मान लेते हैं सभी, तो उसकी बात मान ली जाती है। फिर कुछ दिन बाद, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि थानप्पा की बात मान ली जाती है और जो रामानुजन है वो लड़की को लेकर मद्रास चले जाते हैं। फिर वो मद्रास से अपनी पत्नी को खत लिखता है, यानी कि जो लड़की के पापा रहते हैं रामानुजन, वो अपनी पत्नी को खत लिखते हैं। फिर यहाँ पर थानप्पा आता है खत लेकर और कहता है, आपके लिए मैडम जी, मद्रास से ये चिट्ठी आई है, आपके पति की लगती है, क्या खबर भेजी है उन्होंने। फिर पत्र हाथ में पकड़ाते हुए थानप्पा ने कहा, मेरे पास कुछ रजिस्ट्री चिट्ठियाँ हैं जो देनी है, मैं उन्हें बांट कर आता हूँ। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। फिर वापस आता है थानप्पा लौट कर, उसने पूछा, दोनों मिल लिए क्या। पूछता है कि भाई लड़का और लड़की दोनों मिल लिए क्या। फिर लड़की की मम्मी कहती है कि हाँ, कामाक्षी के पिता ने लिखा है कि वे कामाक्षी को देख चुके हैं और उनकी बातचीत से लगता है कि कामाक्षी उन्हें पसंद आ गई है। थानप्पा कहता है, एक बढ़िया खबर है यह, मैं अभी जाकर विनायक मंदिर में नारियल चढ़ाता हूँ। लेकिन रामानुजन की पत्नी, जो आधी खुश और आधी परेशान लग रही थी, कहने लगी, एक कठिनाई और है, हम चाहते हैं कि शादी अगले महीने करें, जो ज़्यादा शुभ है। इतनी जल्दी सब इंतज़ाम करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन उनका कहना है, यानी लड़की वालों का कहना है कि शादी करनी है तो 20 मई के पहले हो जानी चाहिए, नहीं तो 3 साल तक शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लड़का किसी ट्रेनिंग के लिए बाहर चला जाएगा। ये उनका कहना है लड़के वालों का। फिर कुछ दिन बाद डाकिये ने इंश्योरेंस का लिफाफा रामानुजन को थमाते हुए कहा, बाबा अपनी बात के पक्के निकले, उन्होंने पूरी रकम भेज दी है, अब आपको पैसे की कमी नहीं होगी। यानी कि उनके दादाजी ने, इंतजाम में लग जाइए, मुझे खुशी है उन्होंने भी रिश्ता पसंद कर लिया है, क्योंकि पैसे से ज़्यादा उनकी आशीर्वाद की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है उन्होंने अपना आशीर्वाद भी इस खत में भेजा है। फिर वो कहता है, रामानुजन कहता है, हाँ हाँ भेजा है, मेरे ससुर जी भी इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। फिर ये रामानुजन ने जवाब दिया। थानप्पा कहता है कि मालगुडी कस्बे में 5,000 रुपये की शादी काफ़ी बड़ी बात है। रामानुजन परेशान थे कि इतने कम समय में सब इंतजाम कैसे किया जा सकेगा, क्योंकि मदद करने वाला कोई भी नहीं था। थानप्पा ने काम के बाद बचा हुआ सारा समय उनकी सहायता करने में लगा दिया। समय बचाने के लिए दूसरों के घरों में बातचीत करना भी उसने एकदम ख़त्म कर दिया। अब वह खत देते समय किसी का इंतजार नहीं करता, बस खिड़की या दरवाजे से भीतर चिट्ठी फेंक कर और एक आवाज़ चिट्ठी ही लगाकर आगे बढ़ जाता। अगर कोई से रोककर पूछता, क्या बात है, इतनी जल्दी में क्यों हो, तो वह यह कहकर आगे बढ़ लेता, मुझे 20 मई तक बात न करने की सुविधा चाहिए। इसके बाद आप जितना चाहेंगे बात करूँगा, आपके घर में ही डेरा डाल लूँगा। रामानुजन भारी तनाव में थे। जैसे जैसे शादी का दिन आता जा रहा था, चिंता से उनकी कपकपी बढ़ती जाती है। सब ठीक ठाक निपट जाना चाहिए, कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए, ऐसा वो बार बार कहते रहते हैं। फिर थानप्पा कहता है कि चिंता मत कीजिए, आप ईश्वर की कृपा से सब काम खुशी खुशी पूरा हो जाएगा। वे जितना पैसा चाहते थे आपने दे ही दिया है, बेट उपहार भी पकड़ा दिया है, ये अच्छे लोग हैं। लड़के वालों के बारे में बताता है थानप्पा। फिर रामानुजन कहता है कि यह नहीं है, यह आखिरी मुहूर्त है, अगर कुछ संकट खड़ा हो गया तो लड़का 3 साल के लिए बाहर चला जाएगा, फिर हम में से कोई भी 3 साल तक इंतजार नहीं करेगा। शादी के दिन मुहूर्त के 4 घंटे बाद की बात है, मतलब 4 घंटे बाद की बात है कि शादी हो चुकी थी और घर में शांति छा गई थी। दूल्हा पंडाल में कुर्सी पर आराम से बैठा था। दिल्ली से आया दूल्हा पंडाल में कुर्सी पर आराम से बैठा था। चंदन और फूलों की खुशबू वातावरण में फैली थी। हवन के घी और सामग्री का धुआं आसमान में तैर रहा था।
लोग दूल्हे के इर्द गिर्द बैठकर बातें कर रहे थे। तभी थैले में चिट्ठियां भरे थानप्पा फाटक पर आखड़ा हुआ। कई लड़के उसे देखते ही दौड़कर उसके पास पहुंच गए और बोले, किस किस की चिट्ठियां लाए हो? उसने कहा कि जिसकी चिट्ठियां हैं उनको मैं अभी देता हूँ। वह दूल्हे के पास पहुंचा और बहुत से पत्रों पर एक थैला बड़ी इज्जत से उसे दिया। उसमें अनेक लोगों की शुभकामनाएं और आशीर्वाद हैं। इन इन सब के साथ मेरी अपनी शुभकामनाएं भी है, ऐसा भी वो थानप्पा कह देता है। यह कहते हुए डाकिया बहुत खुश साथ ही गंभीर नजर आ रहा था। दूल्हे ने मुस्कुराकर धन्यवाद दिया तो डाकिया फिर कहने लगा, हम सबको इस बात का गर्व है कि आप जैसा शानदार दामाद इस घर को मिला है। मैं बेटी कामाक्षी को तब से जानता हूँ जब वह 1 दिन की थी, क्योंकि जब कामाक्षी पैदा हुई थी तब भी तो चिट्ठी वही लेकर आया था। 1 दिन की थी, तब से मैं उसे जानता हूँ, उसे बहुत अच्छा पति प्राप्त होगा। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दूसरों की चिट्ठियाँ उन्हें देने और भोजन भंडार में कुछ खाने पीने घर के भीतर चला गया। 10 दिन बाद उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया और कामाक्षी को बुलाकर उसका पहला पत्र उसे सौंपा। अरे, इसमें से तो खुशबू आ रही है। मुझे यह खुशबू तभी आने लगी थी जब 3 स्टेशन पहले यह डाक के डिब्बे से यहाँ आ रहा था। मैंने ऐसे सैकड़ों खत पहुँचाए, ये सब डाकिया कहता है। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें अपना 10वां खत लिखने के बाद वह तुम्हें आदेश देगा कि सामान बांधो और उसके पास पहुँच जाओ, तब तुम्हारे 2 पंख उगाएंगे और उसी दिन तुम उड़कर उसके पास पहुँच जाओगी। इस सड़क और थानप्पा सभी को भूलकर, है ना, यही बात है ना? ऐसा वो उसे पूछता है कामाक्षी से। कामाक्षी शर्म से लाल होती उसके हाथ से पत्र लेकर पढ़ने के लिए घर के भीतर घुस गई। डाकिया बोला, मेरा ख्याल है कि इस खत में क्या लिखा है यह जानने के लिए इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। अब शादी के 10 दिन बाद अगर पति अपनी पत्नी को खत भेजेगा तो वो क्या ही भेजेगा उसमें, तो उसे पता था कि भाई क्या लिखा होगा, तो वो इंतज़ार नहीं करता है। फिर एक छुट्टी के दिन जब उसे विश्वास था कि रामानुजन घर पे ही मिलेंगे, वह जा पहुंचा और उन्हें एक कार्ड पकड़ा दिया। कार्ड देखते ही रामानुजन बोले, बुरी खबर लगती है थानप्पा, बुरी खबर लगती है थानप्पा। मेरे चाचा पिता के भाई सलेम में बहुत बीमार हैं और वे चाहते हैं कि मैं तुरंत वहाँ पहुँच जाऊँ। ऐसा खत मिलता है रामानुजन को। फिर थानप्पा कहता है कि एक खत और है। उस खत को पढ़कर रामानुजन बोले, अरे वे तो गुजर भी गए। और ये कहकर वे बाहर पत्थर पर ही बैठ गए, मानो जैसे जान ही निकल गई हो। थानप्पा भी बहुत दुखी लग रहा था। कुछ देर बाद रामानुजन संभले, खड़े हुए और घर के भीतर जाने लगे। थानप्पा ने कहा, 1 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए। मुझे एक माफ़ी मांगनी है। इस कार्ड की तारीख देखिए। फिर रामानुजन तारीख देखते हैं, 19 मई, यानी करीब 15 दिन पहले का यह खत था। फिर वो कहता है थानप्पा, जी हाँ, और तार भी, यानी कि जो एक और खत था वो भी उसी के दूसरे दिन ही आ गया था, यानी शादी के ही दिन। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन जो होना था हो गया। मैंने अपने से यह कहा और दोनों को अपने पास ही रख लिया। कहीं इनसे शादी न रुक जाए, इसलिए मैंने अपने पास ही रख ली है। रामानुजन ने डाकिये को घूर कर देखा और बोले, यह खबर तब मिलती तो मैं शादी को जरूर रोक देता। फिर डाकिया ने सिर झुकाए खड़ा रहा। कुछ देर बाद धीरे धीरे से बोला, आप चाहे तो मेरी शिकायत कर सकते हैं, मेरी नौकरी चली जाएगी, यह गंभीर अपराध है। यह कहकर वह सीढ़ियों से उतरा और खत बांटने सड़क की ओर चला गया। रामानुजन कुछ देर देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, रुकना। थानप्पा ने घूम कर देखा। रामानुजन कह रहे थे, यह मत सोचना कि मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। मुझे इस बात का अफसोस है कि तुमने ऐसा किया। मैं आपकी भावनाओं समझता हूँ। यह कहता हुआ डाकिया अगले मोड़ से गली के भीतर चला गया। तो ये स्टोरी थी। इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे एक डाकिये ने अपने, मतलब कि लड़की के चाचा जो एक्सपायर हुए थे शादी के दिन, तो वह उस खत को छिपा लेता है ताकि शादी ना रुक जाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही वो शादी हुई थी, यानी कि वो बड़ी मुश्किल से उन्हें रिश्ता मिला था, इसलिए उनकी खुशी के लिए वो खत छिपा लेता है। तो ये थी मालगुडी डेज की सेकंड शॉर्ट स्टोरी, मिसिंग मेल। तो यहाँ पर हमारी 2 शॉर्ट स्टोरी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 3rd शॉर्ट स्टोरी देखेंगे, और उसके लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।